इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ विधेयक बिल को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वक्फ की संपत्तियों को छीनने के लिए नया कानून बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, बीजेपी मुझ पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है, लेकिन वो हकीकत में मस्जिदों को छीनने के लिए कानून बनाना चाहती है। क्या कहा ओवैसी ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि लोग हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। तो मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है? अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था। अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। अब आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया। अवधेश, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आप कल को जाके मक्का मदीना का पेपर मांगने लगेंगे तो इतनी पुरानी है, उसका कोई डीड थोड़ी ना है, और उसको जोड़ रहे हैं भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जो कानून तैयार किया गया है, जो बिल तैयार किया गया है जेपीसी में, वो भी तो शामिल है। क्या वो ये बात नहीं समझ रहे? बात मस्जिदों के होने ना होने की नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी और उसके ऊपर अंकुश की बात हो रही है। मस्जिद थोड़ी ना छीनी जा रही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हमारे मुल्क में, वो जो शब्द इतना पहले खतरनाक है कि ये मुल्क के बाहर इसके क्या संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। और वही कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मक्का और मदीना के मस्जिद को का कोई वहां पेपर नहीं होगा, उसके कोई कागजात नहीं होंगे और वहां अवैध निर्माण करके वो अवैध बना होगा, उसकी कोई यही यहां सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हर चीज जो है आसमानी नहीं होती है। प्रॉपर्टी जो है, धरती की प्रॉपर्टी धरती की होती है, उस धरती के प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं कि कहां से आए हैं। अगर आपके पास नहीं है तब भी उसकी हिस्ट्री निकाली जा सकती है कि ये पहले किसकी थी, किसके नाम से रसीद कटी थी, कब इसकी आई है, और वो भी कोशिश हुई है। तो इसीलिए वो जो कुछ कह रहे हैं उसका अर्थ इतना ही है कि अभी तक जो ये बात कही जा रही थी कि 8 से 9 लाख मतलब हेक्टेयर या एकड़ की जो जमीन उनके पास है, उसमें से एक बड़ा मामला ऐसा ही है जिनको बगैर किसी कानूनी प्रतिमानों का पालन किए हुए उसको दखल किया गया है, और उस दखल करने वाले में नाम वक्फ का है, ओवैसी और बाकी बड़े लोगों की भूमिका है। तो ये लड़ाई केवल संपत्ति बचाने की इसका अर्थ है। इस लड़ाई का इस्लाम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे ही बड़े लोगों की जो कि स्वयं एक महाजमींदार बनके वक्फ के नाम पर बैठे हैं, जिन्होंने वक्फ जो दान की संपत्ति होती है, जो खुदा अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, जो गरीबों की और मजहबी काम में प्रयुक्त होना चाहिए, उसको पर्सनल काम में प्रयुक्त करने वाले ये लोग आवाज उठा रहे हैं और दुनिया में इसका गलत संकेत जा रहा है। क्या यह संभव है कि सऊदी अरब का बना हुआ मक्का और मदीना मस्जिद, जिसका उदाहरण दे रहे हैं, उसका कोई पेपर नहीं होगा? यह संभव है क्या? क्या उसके निर्माण के पीछे नक्शे नहीं बने होंगे जैसे ये बता रहे हैं? बिना कागजात के उसकी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, वहां पूरा उसको चलाने के पूरी कमेटी होती है, उसके लिए एक बजाबता वहां सरकारी विभाग है, मंत्रालय है, उसके लिए कोई सामान्य स्थिति नहीं है। उसका उदाहरण देकर दुनिया के मुसलमानों को
और भारत के मुसलमानों को एक निहायत ही ऐसा विधेयक, जिस विधेयक का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, एक बनाई हुई संस्था है, एक एनजीओ संस्था मान लीजिए आपने बनाया है, उस संस्था को एक कानून के दायरे में लाके कि आप जो काम के लिए वो काम करें, जो आपकी प्रॉपर्टी हो वो जरा पारदर्शी तरीके से दिखाया गया हो, कोई प्रॉपर्टी उसमें से कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों के अंदर ही मुसलमानों की दान की प्रॉपर्टी कब्जा करके उस पर होटल बना दिए गए हैं, उस पर बड़े बड़े मॉल चल रहे हो, उस पर आपने प्राइवेट नहीं, ये बात तो सर आप समझ रहे हैं या हम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात बाकी सियासतदान तो नहीं समझ रहे हैं और ना वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी की विजय जी राजनीति ही मुस्लिम सेंट्रिक है, अखिलेश यादव भी वही काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे हैं। भाई मस्जिद हड़पने के लिए थोड़ी ना ये कानून बनाने की कोशिश है। मक्का मदीना कैसे अवैध, मक्का मदीना कैसे लेकर आ गए, अवैध हो जाएगा। लेकिन आप अखिलेश यादव जी की पॉलिटिक्स और तेजस्वी यादव जी की पॉलिटिक्स को असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स से अलग कर रहे हैं, तो ये आप समझते हैं? मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगता इसमें। और जो अवधेश जी बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसकी मसला ज़मीन का, हम लोग बहुत बार इस पर बहस कर चुके हैं कि ये मसला मजहब का, धर्म का नहीं है। मसला है कि ताकतवर, पावरफुल, रिचेस्ट मुस्लिम जो हैं वो गरीब मुसलमानों को ज़मीन या उसका हक नहीं देना चाहते। ये लड़ाई इस बात की है और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकार ये बात कन्विंस नहीं कर पा रही लोगों को। उसको तो कन्विंस करना चाहिए ना। वो अब एक और बात कर रहे हैं वक्त को लेकर, उन्होंने जो कहा वो तो अपने तरीके से बात करते हैं। मैं ये देख रहा था कि जो कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, टर्की है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, ट्यूनीशिया है, इराक है, और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर कोई वक्फ है ही नहीं, कोई बोर्ड नहीं है। मतलब मुसलमान इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, हिंदुस्तान में है, ठीक है। और उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी कितनी है वो भी अभी तो एक सवालों के घेरे में है। सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन इसमें लड़ाई आपको कन्विंस करने की है, जिसमें मौजूदा सरकार नाकाम होती लगती है मुझे। या वो कन्विंस करना नहीं चाहती है। कन्विंस नहीं करेंगे तो कैसे बिल को पास करेंगे? और कन्विंस करना तो जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे 3 तलाक के मसले पर हुआ कि उन्होंने महिलाओं को ये कन्विंस किया, मुस्लिम महिलाओं को, कि ये आपके फायदे की लड़ाई है, ठीक है। तो वो उसी तरह से वक्फ को लेकर भी करना पड़ेगा। कोई भी कानून हो, मैं ये कह रहा हूँ वक्फ को छोड़िए, अभी जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो रही है, जब तक आप लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे तो लोगों के मन में सवाल रहेंगे। और लोकतंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सवाल उठाना कोई बड़ी गलत बात थोड़ी है, लेकिन आपको उन सवालों का जवाब देना चाहिए। इसको आप वक्फ के विरोध की बात ना करें कि वक्फ बिल का विरोध ही हो रहा है, ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। आप उनको कन्विंस कर दीजिए। और आप ओवैसी को नहीं कर सकते ना, लेकिन और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। जो गरीब मुसलमान है उसको तो कन्विंस कर सकते हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो वो क्यों नहीं कन्विंस हो पा रहे हर्षवर्धन जी? सरकार कर पाने में सक्षम नहीं है, या वो एक्चुअली ओवैसी या दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, उनको ये लगता है हमारे हितैषी तो यही है, यही हमारे मतलब की बात करते हैं। मस्जिदों के बाहर जो शुक्रवार के दिन पर्चे भरवाए गए, जो बारकोड लगाए गए, इसीलिए तो थे ना। नहीं देखिए, एक तो एक ही मुझे लगता है कि अगर हम उनके बारकोड और पर्चे भरवाने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको भी अधिकार है कि डेमोक्रेसी में अगर उनको लगता है तो बात करें। लेकिन ये बात क्या इतने दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टीज की वजह से इस देश के गरीब गुरबा मुसलमानों का कुछ भला हुआ? ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार ये प्रयास नहीं कर रही। सरकार अगर प्रयास नहीं करती तो इसको जेपीसी में नहीं डालती। सरकार लोगों से जब सवाल जवाब करती है या कोई अखबारों में विज्ञापन देकर कहती है कि इस पे सुझाव दीजिए, आप जैसे ही कहते हैं सुझाव दीजिए, तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहें कि बिना किसी टीवी डिबेट में बैठाए, बिना किसी चौपाल पे हुए, वक्फ पर इतनी लंबी बहस आज तक देश में नहीं हुई। और वो इसी वजह से हुई क्योंकि जेपीसी ने सबसे सुझाव मांगा, एक ईमेल आईडी दे दी, कहा कि आप इस पे दीजिए, फोन नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया। देश भर के लोगों को ये बात समझ में आई। और अब लोग सवाल पूछते हैं, कह रहे हैं भाई ये बताओ, जब मुसलमान देश छोड़कर चले गए, भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान से भी तो हिंदू छोड़कर आए। वहां तो कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, सनातन बोर्ड नहीं है, उस जमीन का इस्तेमाल तो नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड होना क्यों चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये गरीब गुरबा, विधवा, जो यतीम, इनके लिए, मुसलमानों के लिए है, तो उनका क्या काम हो रहा है? नंबर 3 ये कि जो ये प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी से आप उतना मुनाफा नहीं कमा रहे हैं तो प्रॉपर्टी का काम ही कहां है? और अगर प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह की बात है, तो फिर प्रॉपर्टी पर कब्जे की बात कहां से आई? मस्जिद और शमशान, उसका तो कोई इसमें मसला नहीं है।
फिर जब ये कहते हैं कि मक्का मदीना का कागज लाए, अवधेश जी ने बहुत अच्छे से उसको समझा दिया, लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ता हूं, मक्का मदीना भारतीय वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं बड़े वहां कोड़े पड़ेंगे वैसे, वहां का कानून थोड़ा अलग है, वहां इस सब पे दूसरी तरह से बर्ताव होता। भारत नहीं कि कोई कुछ भी बोल देगा और वो रह जाएगा। लेकिन यहां जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों के कागज भी होंगे, और अगर कागज नहीं है तो 1500 साल पुराने मंदिर पर आप कहां से चले गए थे तमिलनाडु के गांव में कागज करने? ताजमहल का कौन सा कागज वक्फ के पास है जो आपने दावा ठोक दिया था? अलग अलग गांवों पर आप जाकर बोर्ड गाड़ आते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है। असली मुश्किल आपकी नीयत में है, उस खोट को ठीक कीजिए। एक और खबर जिस पर बात कर लेते हैं, अमित शाह वो इस वक्त धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव प्रचार चल रहा है। अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं और इस दौरान राजौरी, पुंछ समेत 5 जगहों पर उनकी रैलियां प्रस्तावित हैं। 3 परिवारों पर उन्होंने अटैक किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी फैमिली ने तबाह कर दिया, दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया गया। ये चुनाव इन परिवारों के राज को खत्म करने वाला होगा। 2014 से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम किया है। 90 के दशक में गोलीबारी होती थी, अब पाकिस्तान मोदी से डरता है क्योंकि गोली का जवाब अब गोले से दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, ये पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहां के आका जो थे ना वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। वहीं कल झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर किया जाएगा। अगर झारखंड में घुसपैठ को नहीं रोका गया तो 25-30 साल में घुसपैठिए बहुमत में हो जाएंगे। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। ये हमारी सभ्यता को नष्ट करे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं, और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह को आपने सुन लिया। जम्मू कश्मीर में जहां उन्होंने 3 परिवारों की राजनीति और उनके राजनीतिक सत्ता के ऊपर प्रहार किया, और जब वो झारखंड में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि घुसपैठी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक एक को बाहर निकालेंगे। अब इतने समय से उनकी सरकार है, बॉर्डर सिक्योर क्यों नहीं है, सील्ड क्यों नहीं है, ये घुसपैठी कैसे आ जा रहे हैं? सुमीर जी, पहले एक बार वहां की बात कर लेते हैं, गिरिडीह की। देखिए अमित शाह जी झारखंड में पार्टी की समीक्षा बैठक भी ली और रैली को भी संबोधित कर रहे थे। देखिए झारखंड में तो अब चुनाव किसी भी समय अब घोषित होने की स्थिति में आ गई, क्योंकि चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम 2 दिवसीय दौरा चुनाव आयोग का कल से 23 और 24 तारीख को झारखंड में होने वाला है।
अमित शाह झारखंड के अंदर जो मुद्दा है वो घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। और देखिए सिर्फ अमित शाह जी नहीं, जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उन्होंने भी इस बात का आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों को झारखंड अंदर बसने दे रही है। यही आरोप तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी लगाए थे, क्या हो गया? देखिए सीए और एनआरसी क्यों लेकर आ रही है, उसका विरोध क्यों हो रहा है? जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि सीए और एनआरसी क्यों जरूरी है देश के अंदर। आसाम के अंदर जो हेमंत विश्व शर्मा लगातार कह रहे हैं कि वहाँ जो घुसपैठी आए थे, हमने उन्हें पूरी तरीके से आइडेंटिफाइड कर लिया है कि घुसपैठी कौन है। तो मुझे ऐसा लगा कि केंद्र सरकार अब जो इस तरह के राज्यों में जो कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की एक बड़ी संख्या उपस्थित हो गई है, चाहे वो बंगाल हो, बंगाल विधानसभा चुनाव में इसका जिक्र हुआ था, लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिक्र करते रहे, अमित शाह जिक्र करते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। झारखंड चूंकि लगा हुआ स्टेट है, वो बिहार से टूटकर बनाए, वहां पर भी घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या है और मुझे लग रहा है उसको लेकर एक बड़ी फोकस कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में करीब एक बड़ी मजेदार बात हुई है। चंपई सोरेन कल थोड़े नाराज थे, उनसे पूछा गया आपकी नाराजगी क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो पोस्टर लगा था बीजेपी का उसमें 5 नेताओं के फोटो, तो मेरा नाम नहीं लगा है। बोले नड्डा जी का था, अमित शाह जी का था, फिर प्रदेश के 3 नेताओं के फोटो लगा दिए, बाबूलाल मरांडी जी का लगा दिया, अर्जुन मुंडा जी का लगा दिया, और जो विपक्ष के नेता है उमर बावरी उनका लगा दिया। कल कह रहे थे मेरा छोटा फोटो लगा देते तो क्या फर्क पड़ता, मैं भी तो कोल्हान का टाइगर हूं। तो अभी वहां पर यह स्थिति भी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है अमित शाह जी की अगर मैं बात करूं तो अमित शाह जी ने सीधा सीधा ये संदेश दे दिया है कि जो झारखंड का चुनाव होने वाला है वो हेमंत सोरेन का जो करप्शन रहा है एक बड़ा वो मुद्दा रहेगा। आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से सर, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है, मुझे एक छोटा सा कमेंट कश्मीर पर भी चाहिए। विजय जी, कश्मीर को लेकर भी वो कह रहे हैं 3 परिवार की राजनीतिक सत्ता पर वो प्रहार कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी की स्थिति कश्मीर में वैसी है कि वो जो काउंटर कर रहे हैं वो लोगों तक वो पहुंचे, उनके दिलों तक पहुंचे? नहीं, जम्मू का हिस्सा जो है वहां पर तो बीजेपी ठीक से स्थित है। कश्मीर में उसने भारतीय जनता पार्टी ने अपने सपोर्ट के साथ कुछ निर्दलियों को वहां पर खड़ा किया है, जिसके भरोसे वो काम करना चाहती है कि वो वहां पर निकल कर आ जाएं और उनके साथ मिलकर कुछ काम किया जाए। लेकिन अभी ये गारंटी थोड़ी दे रहे हैं शाह साहब की जो 3 परिवार हैं उसमें से जो 2 परिवार हैं वो फिर से सरकार बनाने में साथ नहीं आएंगे। राष्ट्रहित में अगर जरूरी हुआ तो अमित शाह जी कर सकते हैं कि उनके साथ चले जाए, परिवारों के साथ पहले भी गए हैं। दोनों परिवारों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी रही है और दोनों परिवार आज तो नए बने नहीं है। और मोदी सरकार और वाजपेयी सरकार का फर्क नहीं था। वाजपेयी सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री थे और आपकी सरकार में तो आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, वो परिवार तब भी था। तो इसलिए ये तो अभी चुनावी भाषण है, चलता रहता है। जैसे झारखंड में भी हुआ, वो आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आपने असम की बात की, असम में जो सीए एनआरसी की बात कर रहे हो उसका क्या किया बता दीजिए, कर लिया क्या उसको?